Hello guys, welcome back to my channel वैभव विस्तार से. My name is वैभव and I am standing here at the कारगिल वॉर मेमोरियल. मैं थोड़ा इमोशनल फील कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके. वो क्यों है वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. हर इंडियन को कारगिल वॉर की स्टोरी जिसको भी पता है वो जान के सोच के उस बारे में इमोशनल हो ही जाता है. मैं आपसे वो स्टोरी शेयर करना चाहूँगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. इंडियन आर्मी को मल्टीपल सोर्सेज से ऐसी जानकारी मिली जिससे उनका सस्पिशन हुआ कि एलओसी पे कुछ तो घुसपैठ हो चुकी है. इसी सस्पिशन के साथ सौरभ कालिया की लीडरशिप में एक टीम बनाई गई. उसको पेट्रोलिंग का काम दिया गया. वो टीम जब पेट्रोलिंग के लिए निकली तो उनको कुछ ही देर में पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने अटैक कर दिया. इस अटैक का सौरभ कालिया की टीम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन पाकिस्तानी इंट्रूडर्स के पास काफ़ी गन्स और बहुत सारा एम्यूनिशन था, इसलिए उन्होंने उनको ओवर पावर करके कैप्चर कर लिया. सिचुएशन तब खराब हुई जब सौरभ कालिया और उनकी टीम की लाशों को वापस इंडियन साइड को दिया गया और पाया गया कि वो ब्रूटली म्यूटिलेटेड थी. उनको बहुत टॉर्चर किया गया था. पाकिस्तानी साइड ने सारे पीओडब्ल्यू के एग्रीमेंट्स और रूल्स को वायलेट कर दिया था. एज टाइम वेंट बाय इंडियन आर्मी को और भी बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले जिससे इंडियन आर्मी का शक ये पुख्ता हो गया कि वो कोई रैंडम मुजाहिदीन या टेररिस्ट नहीं है, वो एक्चुअली पाकिस्तानी आर्मी का ही पार्ट है. क्योंकि उनको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तानी आर्मी से, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फूड हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ एम्यूनिशंस हो, आर्टिलरी हो, यहाँ तक कि उनको एयर सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा था. टेररिस्ट के रूप में पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन टेरिटरी का 160 किलोमीटर का रेडियस कैप्चर कर लिया. इस पूरे एरिया को कैप्चर करने में पाकिस्तानी साइड को मल्टीपल महीने लगे होंगे, लेकिन क्योंकि वो सर्दी का टाइम था, इंडियन आर्मी की वहाँ पे प्रेजेंस बहुत कम थी. वहाँ पे पेट्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, क्योंकि म्यूचुअली डिसाइडेड ये एग्रीमेंट था कि इंडिया और पाकिस्तान सर्दियों के महीने में वहाँ पे प्रेजेंस नहीं रखेंगे अपनी. म्यूचुअली डिसाइडेड था, लेकिन पाकिस्तानी साइड ने इस बात का एडवांटेज लिया और जब इंडियन आर्मी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी वो एरियाज को कैप्चर कर लिया. अब पाकिस्तानी साइड के पास हमारे इकलौते हाईवे NH-1A जो कि हमारे लद्दाख को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, उसका डायरेक्ट व्यू था. वो हर चीज़ जो उस हाईवे से गुजरती थी उसको टारगेट कर सकते थे, चाहे वो बैकअप हो, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो एम्यूनिशंस हो. एंड दिस वॉज द टाइम इंडियन आर्मी डिसाइडेड टू टेक बैक ऑल इट्स टेरिटरी बाय फोर्स एंड स्टार्टेड ऑपरेशन विजय. इस पूरे ऑपरेशन को मल्टीपल फेजेस में ब्रेक करा गया. हर फेज में एक एक करके हर पहाड़ को रिक्लेम करने का मिशन था, लेकिन ये मिशन आसान नहीं होने वाला था क्योंकि पाकिस्तानी इंट्रूडर्स के पास स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था. वो हाइट के एडवांटेज पे थे. बहुत हाइट पे ऊपर बैठे होने की वजह से वो हर एक एक्टिविटी पे नज़र रख पा रहे थे. वो अच्छे से निशाना ले पा रहे थे हर उस सोल्जर के ऊपर जो भी अटेम्प्ट कर रहा था ऊपर पहाड़ पे रिक्लेम करने का. उस समय जो सोल्जर्स की डेड बॉडीज वापस आ रही थी पहाड़ से, उनको देख के जवान और लोग डर जाते थे क्योंकि ऐसी सीरियस इंजरीज हो रही थी. यहाँ तक कि पाकिस्तानी इंट्रूडर्स उनकी आंख पे भी निशाना ले पा रहे थे. इस लेवल का प्रिसीजन था उनके पास क्योंकि हाइट एडवांटेज था. ये ऑपरेशन इसलिए भी काफ़ी मुश्किल था क्योंकि इंडियन साइड के पास बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी. उन्हें नहीं पता था कि कितने लोग हैं जो पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, कितनी उनके पास गन्स हैं, क्या क्या एम्यूनिशंस हैं, उनके पास खाना कितने दिन का है. कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिसकी वजह से इस मिशन को पूरा कर पाना बहुत ज़्यादा टफ था. इस ऑपरेशन के फर्स्ट फेज में डिसाइड हुआ टोलोलिंग को हासिल करना. ये पहाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इस मिशन के लिए क्योंकि ये सबसे पास लाई करती थी नेशनल 1A हाईवे के. अगर इस पहाड़ी पे कंट्रोल कर लिया तो नेशनल हाईवे 1A को कंट्रोल कर लिया. टोलोलिंग को वापस हासिल करने का काम दिया गया 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स को. इस टीम ने बहुत कोशिशें करी इस माउंटेन को जीतने की, लेकिन शुरुआत में वो सक्सेस नहीं दिला पाई. तब इट वॉज टाइम टू ब्रिंग आउट द बिग गन्स, वो फोर्स गन. स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी थी कि 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स को डिवाइड करा जाएगा 2 टीम्स में. पहली टीम जाएगी फ्रंट ऑफ द माउंटेन से एंड दूसरी टीम जाएगी बैक ऑफ द माउंटेन से. फ्रंट टीम को सपोर्ट मिलेगा बोफोर्स गन का, जिसका काम होगा पाकिस्तानी सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रखना जब तक कि 2nd टीम पहुंच के उन दुश्मनों को खात्मा न कर दे. एंड यस, ये स्ट्रैटेजी काम करी. इस मिशन के खत्म होने के बाद इंडिया ने रिक्लेम कर लिया था टोलोलिंग को. बोफोर्स वाज डूइंग इट्स मैजिक ऑल ओवर द LOC. पूरी दुनिया शॉक में थी इंडियन आर्मी का शौर्य और पराक्रम देख के. न्यूमरस रेडियो ट्रांसमिशन रिकॉर्ड करे गए जिसमें पाकिस्तानी इंट्रूडर्स रो के मदद मांग रहे थे पाकिस्तानी आर्मी से, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी नहीं कर पा रही थी. इस फेज में मिशन था टोटो को वापस हासिल करना. टोटो जस्ट 2.5 किलोमीटर दूर था LOC से. कैप्टन हनीफुद्दीन के कमांड में 11 बटालियन राजपुताना राइफल्स को काम दिया गया टोटो को वापस हासिल करने का. उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स करे लेकिन सक्सेस नहीं पा पाए. एक समय ऐसा आ गया था जब उनकी पूरी टीम को पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने घेर लिया. तब उन्होंने कमांड लिया
और पाकिस्तानी इंट्रूडर्स को हेड ऑन खुद अकेले फेस किया, जिससे कि उनकी टीम को समय मिल सके वापस जाने का, वापस माउंटेन से उतरने का। उन्होंने अपनी लाइफ वहीं पे उसी पहाड़ पे गंवा दी। सैल्यूट टू द सोल्जर। 3 जुलाई 1999 11 बटालियन गोरखा राइफल्स को काम दिया गया बटालिक सेक्टर को वापस हासिल करने का। ये ऑपरेशन मल्टीपल डेज तक चला, लेकिन वो सक्सेस नहीं पा रहे थे, क्योंकि इस माउंटेन के ऊपर बहुत सारे हिडन बंकर्स थे। वो हिडन बंकर्स सोल्जर्स को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे थे। तब डिसाइड किया कैप्टन मनोज पांडे ने कि वो सिंगल हैंडेडली इन बंकर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये ऑब्वियसली एक सुसाइड मिशन की तरह साउंड कर रहा था, लेकिन उन्होंने एक के बाद एक बंकर्स डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उनको किसी एक हिडन बंकर से गोली आके लगी और उन्होंने अपनी जान उसी माउंटेन पर गंवा दी। लेकिन जान जाने के पहले उन्होंने मेक श्योर करा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों को मार के जाएं। दिस इज़ व्हाट क्लियर द वे फॉर गोरखा राइफल्स, और उन्होंने जीत हासिल करी बटालिक सेक्टर के ऊपर। दिस वॉज द सेकेंड लास्ट माउंटेन जो पाकिस्तानी कंट्रोल में था। ये पाकिस्तानी अटैक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये माउंटेन, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तानी पूरा अपना अटैक कोऑर्डिनेट कर रहे थे, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, उनके वॉर रूम सेटअप हो रखे थे। इस माउंटेन के ऊपर उनके टोटल 4 बंकर थे। इस माउंटेन को हासिल करने का काम दिया गया 78 जाट रेजिमेंट के कैप्टन अनुज नायर को। मल्टीपल डेज में चले इस ऑपरेशन में हमने सक्सेसफुली 3 बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अभी भी एक बंकर बच गया था और अभी भी हम टॉप से काफ़ी दूर। लड़ते लड़ते कैप्टन अनुज नायर ने अपनी लाइफ गंवा दी, वो शहीद हो चुके थे, लेकिन अभी भी हम टॉप नहीं अटेंड कर पाए थे। फिर डिसाइड हुआ कैप्टन विक्रम बत्रा को बुलाने का, जिनको हम लोग शेरशाह के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने मल्टीपल मिशंस कैरी आउट करे थे सक्सेसफुली कारगिल वॉर में, जिसकी वजह से उनको बुलाया गया पॉइंट 4875 के टॉप को भी हासिल करने के लिए। मल्टीपल दिन की लड़ाई के बाद जब वो टॉप से कुछ ही दूर पे थे, उन्होंने अपने साथियों की सलामती के लिए डिसाइड किया कि वो टॉप वाले बंकर को खुद अकेले ही डिस्ट्रॉय करेंगे। लिमिटेड एम्यूनिशंस के साथ जब वो टॉप पे जा रहे थे, ही गेव हेल टू द एनिमी। उन्होंने सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया। जब गोलियों की आवाज़ रुकी, तब उनके साथियों ने जाके देखा कि वहाँ सारे पाकिस्तानी इंट्रूडर्स की डेड बॉडीज पड़ी थी। उन्हीं के बीच थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने शहादत अटेन कर ली थी। ये आखिरी पहाड़ था जो इंडियन आर्मी को चढ़ना था इस लड़ाई में। 18 ग्रेनेडियर्स को काम दिया गया टाइगर हिल को वापस रिकैप्चर करने का, लेकिन इस पहाड़ पे चढ़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस पहाड़ की जो चढ़ाई थी वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट थी। इस पहाड़ पे जितने इंडियन सोल्जर्स गोलियों से नहीं मरे, उतने तो गिर के मर गए जब वो चढ़ रहे थे। लेकिन फाइनली 8 जुलाई को इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल को भी इंडिया का पार्ट बना लिया था। Every inch of land was taken back by a valor of Indian forces. पूरी दुनिया चाहती थी कि इंडिया को पीस मिले, लेकिन इवेंचुअली इंडियन आर्मी के एक्शन ने ही इंडिया को वो पीस दिलाई।